सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 737 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों को वो सारी बातें समझाने के बाद में वहां से मुड़ता है, उनसे कहता है कि ठीक है, फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी पीछे से एम्परर ज़ूफेन को आवाज लगाते हुए कहता है कि एक मिनट के लिए रुकिए सर, आपने अभी अभी यहाँ पर बीच टीमिंग सेट को पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म किया है, तो इसलिए फिलहाल वेस्टरलैंड में आगे बढ़ने में अभी आपको काफी ज्यादा कठिनाइयां होंगी। ज़ूफेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये वेस्टरलैंड वैसे भी एक मरे हुए इंसान को कहीं भी जाने से रोक नहीं सकता। इसके अलावा उससे एक बार मिलने के बाद में मेरा इस वेस्टरलैंड को हमेशा के लिए छोड़ना ही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। के बाद में तो लियानर भी हैरान होते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि क्या कहा, तुम यहाँ तक कि वेस्टरलैंड को भी छोड़ करके जा रहे हो, मगर लेकिन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो ज़ूफेन वहाँ से जाने के लिए उड़ते हुए कहता है कि इस विशाल दुनिया में जहाँ भी हो सके मैं वहाँ जाऊंगा। इतना कह करके ज़ूफेन वहाँ से बड़ी तेजी से ऊपर आसमान में निकल जाता है। अभी पीछे से सिक्स प्रिंस चलाते हुए कहता है कि सर ज़ू, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, क्या आप मेरा नाम नहीं जानना चाहेंगे। मेरा नाम ज़ूएर है, सिक्स प्रिंस ज़ूएर। ज़ूफेन भी उसका ये नाम सुनने के बाद में हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारा सरनेम भी मेरे सरनेम जैसा है, मैं इसे याद रखूंगा। तो सिक्स प्रिंस कहता है कि नहीं, बस सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरा पूरा एंटायर नाम हुलार सालुटियास टीसी ज़ूएर है, अब प्लीज मेरे इस नाम को भूलना मत। तो ज़ूफेन उसे कहता जाता है कि गेट लॉस्ट, तुम्हारा इतना बड़ा नाम है कि मुझे यह कभी भी याद नहीं होगा, तो इसे याद करे रखना तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। तो और साइड पर हमें एम्परर का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर कमांडर ट्यूबा को ऑर्डर देते हुए उसे आवाज लगाता है। तो कहता है कि कमांडर ट्यूबा, अब से आपको फिर से हमारे कॉनरोंग की मेन आर्मी का कमांडर बनाया जाता है, इसलिए अब जल्दी से अपने सिटी गार्ड्स के कुछ ट्रूप्स को तैयार करके हमारे कॉनरोंग एम्पायर के अंदर बीच टीमिंग सेक्ट से रिलेटेड जितने भी सारे लोग हैं उनका आज से ही यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया करें। मेरे उन सभी कंकूबाइंस सहित जो कि एम्प्रेसेस हैं और उनके वो प्रिंस, वो सभी यहाँ पर बीच टीमिंग सेक्ट से ही रिलेटेड हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका खात्मा कर दिया जाए और कोई भी आज यहाँ पर बच करके जाने ना पाए। यहाँ पर सरजू ने बीच टीमिंग सेट को पूरी तरीके से खत्म तो कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बीच टीमिंग सेट के कुछ लोग वहाँ पर बचे हुए हैं, जो कि बॉर्डर्स पर अभी भी टियानियों के साथ में जंग लड़ रहे हैं। इसलिए ये काम इस तरीके से करना कि उनमें से किसी को भी इस बात की भनक भी ना लगे और ना ही वो लोग यहाँ पर बदला लेने के लिए वापस लौट करके आए। तो कमांडर ट्यूबा भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, क्या कहा सभी लोगों को, लेकिन वो सभी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। फिर कहता है कि हाँ, मुझे उनमें से हर एक यहाँ पर मरा हुआ चाहिए। पिछले कुछ सालों से इन कमीनों से मेरा मन भर गया है, इसलिए अब उनके इन कामों का फल भुगतने का समय आ गया है। कोई भी मुझसे मेरा ये कॉनरोंग छीन नहीं सकता। चीजों को याद करते हुए एम्परर वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से हंसता है कि सभी लोग हैरानी से उसे ही देखते रह जाते हैं। ड्यूफेंग भी एम्परर के इस तरीके से देख अपने मन में कहता है, ये बंदा बीच टीमिंग सेक्ट के सामने तो पूरी तरीके से विनम्र था और ज़ूफेन के सामने डरा हुआ था, लेकिन स्मैश ने फिर से अपनी सारी पावर्स को हासिल कर लिया है। इसलिए वो अब इस दुनिया में बीच टीमिंग सेट के एक अंश को भी बचे रहना नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो उनके ऊपर बेहद ही ज्यादा क्रूल कार्यवाही कर रहे हैं। और इनके कंपैरिजन में तो ज़ूफेन काफी ज्यादा अच्छा और डिटरमाइंड पर्सन है। हालांकि वो यहाँ पर खुद को एक विलन मानता है, लेकिन असलियत में वो एक हीरो है। इसी के साथ में वापस ज़ूफेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से कॉनरोंग को पार करते हुए जा रहा होता है। जाते हुए वो उस नजारे को देख करके अपने मन में कहता जाता है, मंस को एक संत या फिर डीमन बनने के लिए सिर्फ एक ही विचार की आवश्यकता होती है, और में से कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है। दोनों यहाँ पर पावर को हासिल कर लेने के बाद में डिमोनिक रूप धारण कर लेते हैं, और यही इस दुनिया के चलने का असली तरीका है। नोबल्स आम जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं कि एम्परर उन नोबल्स के ऊपर अत्याचार करता है कि उन एम्परर्स के ऊपर भी अलग अलग टाइप के गार्डियन सेक्ट्स दबाव बनाए रखते हैं। आखिर में उन सभी टॉप एक्सपर्ट्स उन सेक्टों के ऊपर दबाव बनाते हैं। उन एक्सपर्ट्स की बात है तो वो भी इस दुनिया के लॉज के नीचे दबे हुए हैं, और वो लोग भी यहाँ पर उसे तोड़ पाने में असमर्थ हैं। और अगर कोई इंसान उन बेड़ियों को तोड़ करके पूरी दुनिया से ऊपर निकलना चाहता है, अधिक से अधिक अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होगा और हमेशा अधिक से अधिक मजबूत बने रहना होगा। अब ये सब कुछ चीजों के बारे में सोचते हुए ज़ूफेन यहाँ पर हल्के से स्माइल करता है, अपने मन में कहता है कि और वो एंशिएंट सोवेरियन, वो भी यहाँ पर किसी का अधीन रहना नहीं चाहता है। सोचते ही ज़ूफेन वहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ाता है और वहाँ से बड़ी तेजी से गायब हो जाता है। यहाँ पर हमें अगला
सीन 3 महीनों बाद का दिखाया जाता है। महीने बाद हमें उन बॉर्डर्स पर मौजूद बीस्ट टीमिंग सेट के उन एल्डर्स का कैंप दिखाया जाता है। उसके अंदर लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हुए कह रहे होते हैं और 6 महीनों से चल रही है और अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और हमने यहाँ पर अपने कई सारे अच्छे लोगों को खो दिया है। मदद के लिए सेक्ट में जेट स्लिप भेज दी है, लेकिन उनसे भी यहाँ पर मदद आने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और अगर इसी तरीके से ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा जल्दी हम लोग उनसे और ज्यादा फाइट नहीं लड़ पाएंगे। तो तब दूसरा बंदा कहता है कि जब पिछली वर्षों में कॉनरोंग के योद्धा उन लोगों से लड़ा करते थे तो उस समय का फायदा उठा करके हम लोग अपने आप को थोड़ा बहुत ठीक कर लिया करते थे, क्योंकि इन युद्धों में सबसे शक्तिशाली योद्धा रेड इन स्टेज के ही होते हैं जिसमें कि आम लोग भी उनका सामना कर सकते हैं। इस बार टियानो ने जितने फास्ट तरीके से अपने आप को ग्रो किया है वो लोग यहाँ पर सीधा बैटलफील्ड में अपने इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को भेज रहे हैं। तो हमें उस दबाव का सामना करने के लिए अपने खुद के एक्सपर्ट्स को फोर्सफुली भेजना पड़ रहा है। अब ये कोई सिर्फ एक युद्ध नहीं रह गया है बल्कि अपनी पावर्स को शो ऑफ कराने का मामला बन करके रह गया है। अब इस वॉर को नेशंस के बीच छिड़ी वॉर की बजाय सेक्टों के बीच छिड़ी वॉर कहा जा सकता है। तीसरा वाला एल्डर भी कहता है कि आखिर किसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या किसी ने सोचा भी है कि टियानियो के 3 गार्डियन सेक्टों ने यहाँ पर अपने में से किसी को भेजा है कि नहीं? क्या वो सभी लोग भी यहाँ पर टियानियो के ही आदमी नहीं है? उन्होंने बताता है कि जब से टियानियो में वहाँ पर ल्यू अलायंस ने फॉर्म लिया है तो उनकी पावर्स बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि अब वो लोग एक सेट की बराबरी करने के भी काफी ज्यादा करीब है। फ्यूचर में वेस्टरलैंड के अंदर वो अपने आप को टियानियो का एक और नया सेक्ट बना लेंगे। लड़के इस बात के ऊपर बाकी के एल्डर्स भी हामी भरने लगते हैं। तो उनके कैंप के अंदर एक बंदा भगते हुए उनको रिपोर्ट देने के लिए आता है। तो उन लोगों को रिपोर्ट देते हुए बताता है कि इंपीरियल कैपिटल से जेट स्लीव यहाँ पर आ चुकी है, तो प्लीज एल्डर्स यहाँ पर हम लोगों को अपने इंस्ट्रक्शंस दीजिए। तुमको हेड एल्डर भी खुश होते हुए कहता है कि क्या कहा, इंपीरियल कैपिटल से रेस्पॉन्स आ गया है, इसका मतलब जल्दी यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आने वाली है, करो जल्दी से वो जेट स्लीव को यहाँ अंदर लेकर के आओ। लड़के इतना कहते हैं वो बंदा उस एल्डर को वो जेट स्लीव पकड़ा देता है। जेट स्लीव को हाथ में लेकर के वो बंदा वहाँ पे पढ़ने लगता है तो उसे पढ़ करके वो काफी ज्यादा शौक रह जाता है कि आंखें उसे पढ़ करके वहीं पे हैरान रह जाती हैं। तो उसे इतना हैरान देख बाकी के एल्डर उसे पूछते हैं कि ओल्ड मैन आखिर क्या हुआ, आखिर इसमें क्या लिखा है, क्या सेक्ट लीडर ने हमारे यहाँ पर निकम्मा होने की वजह से पर कर्ज देते हुए हमें कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं भेजी है? कहता है कि काश उन्होंने इसमें हमें यहाँ पर सिर्फ फटकारी लगाई होती, लेकिन ये कॉनरोंग एम्पायर से भेजी हुई जेट स्लिप है कि उन्होंने कहा है कि 3 महीनों पहले कोई पावर हमारे नेशन में घुस आई और उसने घुसते ही इंपीरियल कैपिटल में आतंक मचा दिया, जिससे अब स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। इवन कि उसने यहाँ पर हमारे पूरे बीस्ट टीमिंग सेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसका मतलब हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से होमलेस हो गए हैं। सुनने के बाद में तो भाई वहाँ पर उन सभी एल्डर्स को एक बहुत बड़ा शौक लगता है और इसी वजह से वो सब लोग हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से कहने लगते हैं उनसे वो टियानियो के भेजे कुछ अटैकर्स होंगे, उन्होंने हमारे पीछे से हमला करने के लिए जरूर से किसी को भेजा होगा, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दूसरा कहता है कि क्या ये काम वाकई में उन्हीं लोगों ने किया है? सोच करके देखो, हमारा सेक्ट हम कुछ लोगों से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, काफी मजबूत डिफेंसिव अरे से घिरा हुआ था, इसलिए अगर टियानियो इस सब के बावजूद भी हमारे सेक्ट को नष्ट कर सकता है तो अब तक वो लोग हमें बहुत पहले ही हरा चुके होते। कहता है कि आखिर इस यूजलेस युद्ध को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब किसकी होगी? पर उनका कमांडर कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट की। सोच करके देखो, डीमन स्कैमिंग सेक्ट टियानियो के यहाँ पर एक गार्डियन सेक्ट है, लेकिन अचानक वो यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने के लिए हमें 1000 सीक्रेट स्टोन्स देता है। इसका मतलब ये क्लियरली तौर पर एक ट्रैप था। हम उनके इन इरादों को कभी समझ नहीं पाए, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर है। अब हम जानते हैं कि वो हमारे भागने के रास्ते को भी कट कर रहे हैं। दूसरा एल्डर भी समझते हुए कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात में सेंस है। तो एल्डर कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं उन कमीनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो उनका कमांडर कहता है कि बकवास करना बंद करो, हमारे सेक्ट खत्म हो जाने के बाद में अब हम लोग अकेले कुछ भी नहीं है, उनसे बदला लेने के लिए तुम लोग यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो। तो एल्डर हड़बड़ाते हुए कहता है कि फिर आखिर एल्डर अब हमें क्या करना चाहिए? तो एल्डर कहता है कि अब हमें इस सब के लिए डबल ड्रैगन मैनर में जाना चाहिए, हम उनसे अपना बदला जरूर लेंगे और एक्सीलेंटेड हमारे इस मामले का निपटारा करेंगे। अपने कमांडर एल्डर की ये बात सुनकर के बाकी के सभी एल्डर्स भी वहाँ पर इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, रिट्रीट करके डबल ड्रैगन मैनर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही अगला सीन हमें ल्यू अलायंस के कैंप का सीन दिखाया जाता है। उनमें से एक कैंप के अंदर हमारा यूनाई होता है और उस कैंप के अंदर एक सोल्जर आते हुए उसे बताता है कॉनरोंग यहाँ पर पीछे हट रहा है, वो सभी लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो यूनाई भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा, वो लोग अब यहाँ से वापस जा रहे हैं? क्योंकि सरलैंग भी ये सुन हैरान होते हुए कहते हैं क्या कहा, कल ही तो उन
उन लोगों ने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट अरे के साथ में हम लोगों को काफी ज्यादा हार्ड पुश किया था। हम लोग तब उन लोगों को बस वहीं पर रोके रख पाए, वो तो शुक्र है सीक्रेट स्टोन अरे का। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हमें कोई भी एडवांटेज उठाने नहीं दिया था। फिर आखिर अब वो यूं अचानक वापस क्यों जा रहे हैं? मैं कहता है कि शायद उन लोगों ने इस चीज की कॉस्ट भी काफी बड़ी चुकाई होगी, और क्योंकि उस सब के बावजूद भी उन लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए इतने सारे आदमियों और रिसोर्सेज की वेस्टेज की वजह से अब लोग यहाँ पर हार मान करके वापस जा रहे हैं। नहीं की बात सुनने के बाद में भी सर्लिंग को पूरी तरीके से चैन नहीं मिलता। तो वहाँ पर बाकी कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि गार्ड्स करो, इमीडिएटली कोई कॉर्नर में जाओ और पता करके आओ कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ वापस आकर के सबकी रिपोर्ट दो।